भाई जल्दी करो, जंबो पिज्जा खत्म हो जाएगा। मैं 2 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ। सबको मिलेगा, धक्का मत दो। पूरा चौक शांत हो जाता है। एक काली बीएमडब्ल्यू आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है। महंगे कपड़ों में उतरता है विकी। अरे, ये तो सरपंच का बेटा है ना? आज यहाँ क्या करने आया है? विकी धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। काउंटर के पीछे खड़ी लड़की पिज्जा पैक कर रही है। सिंपल कपड़ा, आंखों में कॉन्फिडेंस। वो लड़की मुड़ती है। गौरी, गौरी, मुझे तुमसे बात करनी है। लाइन में लगो, सबकी बारी आएगी। भीड़ हंसने लगती है। विकी शर्म से इधर उधर देखने लगता है और आगे आता है। प्लीज, मेरी कंपनी डूब जाएगी। कंपनी डूबने का दर्द अब समझ आया? जब मेरा ठेला जला था तब भी मेरे बापू ऐसे ही रोए थे। विकी की आंखें नीचे झुक जाती हैं। गौरी काउंटर से बाहर आती है और विकी के पास जाती है। याद है वो दिन? उस दिन मैंने तय कर लिया था, मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। विकी की आंखों में पहली बार डर दिखाई देता है। 6 महीने पहले सुबह के 5 बजे की ताजी हवा अब धीरे धीरे झुलसाने वाली लू में बदल चुकी थी। रामलाल के पुराने हल की नोक सूखी मिट्टी को चीर रही थी। उसकी फटी हुई बनियान पसीने से तरबतर होकर शरीर से चिपक गई थी और पैरों की टूटी चप्पलें हर कदम पर साथ छोड़ने की धमकी दे रही थीं। तभी घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे से धुआं उठते देख छोटी चुटकी अपनी बहन गौरी के पास आकर बैठ गई। दीदी, आज फिर वही सूखी रोटी और नमक वाली चटनी? क्या हम कभी उन शहर वालों जैसा खाना नहीं खाएंगे? वो जो टीवी पर दिखता है, गोल गोल, जिसमें से पनीर निकलता है। पगली, सब्र रख। अभी हम उनकी तरह नहीं खा रहे तो क्या हुआ? एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा गांव और ये शहर वाले भी हमारे हाथ का बना खाना खाने के लिए लाइन लगाएंगे। सच में दीदी? पर बापू कहते हैं कि हमारे नसीब में सिर्फ पसीना लिखा है। नसीब तो हम खुद लिखते हैं चुटकी, तू बस देखते जा। सरपंच का बेटा विक्की अपने 2 दोस्तों के साथ धूल उड़ाते हुए वहां रुका। ओए गौरी, क्या पका रही है आज? वही गरीबी की खुशबू आ रही है तेरे चूल्हे से। अरे विकी भाई, ये तो कह रही है कि पूरा गांव इसके हाथ का खाना खाएगा। इसके सपने तो देखो। सपने? अरे ओ गौरी, तेरे बाप के पास अब आधा बीघा खेत भी ठीक से नहीं बचा है। कर्ज में डूबे हो तुम लोग और तू बातें करोड़ों की कर रही है। अपनी औकात देख और ये फटी बनियान वाले बाप की हालत देख। रामलाल ने हल रोक दिया। उसके कान विक्की की कड़वी बातों को सोख रहे थे। विक्की ने बाइक का एक्सीलरेटर तेज घुमाया। शहर के खाने का शौक है ना? जा, किसी बड़े होटल में बर्तन साफ करने का काम ढूंढ ले। शायद बचा कुचा पिज्जा चखने को मिल जाए। वे लोग ठहाके लगाते हुए निकल गए। रामलाल गर्दन झुकाए वापस हल चलाने लगा। बापू, आप चुप क्यों रहे? उसने आपकी बेइज्जती की। जब जेब खाली हो ना बेटी, तो जुबान पे लगाम ही भली होती है। जा, चुटकी को खाना खिला दे। रामलाल थका हारा चारपाई पर लेटा आसमान को ताक रहा था। बापू, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। विकी जैसे लोग हमें ताने देते हैं क्योंकि हम बस सहते रहते हैं। मैं अपने हुनर को शहर तक ले जाना चाहती हूँ। बेटी, गरीब लोग बड़े सपने नहीं देखते। हम जैसे लोगों के लिए सपने देखना मतलब मुसीबत को दावत देना है। क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना, तो उनका दर्द सहने की ताकत हम जैसों में नहीं होती। देख मेरा हाल, उम्र भर मेहनत की, पर मिला क्या? सिर्फ ये फटी बनियान।
पर बापू, अगर हम डरते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। जिंदगी की हकीकत को पहचान गौरी। हम रोटी के लिए जीते हैं, शौक के लिए नहीं। सो जा अब, कल फिर वही सूरज है और वही खेत। पिता की मायूसी देख गौरी की आंखें भर आईं। वो चुपचाप अपने कोने में जाकर लेट गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने पुराना मोबाइल उठाया जिसका स्क्रीन ऊपर से थोड़ा चटका हुआ था। वो अक्सर खाली समय में खाना बनाने के नए तरीके देखती थी। स्क्रॉल करते करते उसकी नजर एक वीडियो पर रुकी जिसका टाइटल था जंबो पिज्जा चैलेंज इन द सिटी। उसने देखा कि शहर के सजे धजे लोग एक बड़े से गोल खाने के पीछे दीवाने थे। ये क्या है? मैदा ही तो है, ऊपर सब्जियां ही तो हैं। ये तो वैसा ही है जैसे मैं मोटी रोटियां बनाती हूँ, बस सजावट अलग है। उसने देखा कि लोग एक पिज्जा के लिए हजारों रुपए दे रहे थे। अगर शहर वाले इसे खाकर इतना खुश हो सकते हैं, तो हमारे गांव के अनाज का स्वाद उन्हें क्यों नहीं मिल सकता? अगर वो खा सकते हैं, तो मैं बना क्यों नहीं सकती? बापू का कर्ज भी उतरेगा और विकी का घमंड भी टूटेगा। शुरुआत इसी पिज्जा से होगी, पर देसी अंदाज में। विक्की के ताने उसके कानों में गूंज रहे थे। उस रात गौरी सोई नहीं। वो अंधेरे में ही चूल्हे की राख को देख रही थी, जहां कल सुबह एक नई आग जलने वाली थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि जंबो पिज्जा अब शहर की जागीर नहीं रहेगा। गौरी सुनार की दुकान से बाहर निकली। उसकी हथेलियां खाली थीं, लेकिन मुट्ठी में 1500 रुपए के मुड़े तुड़े नोट दबे थे। ये उसकी मां की आखिरी निशानी, उन सोने की बालियों की कीमत थी। सामने खड़ा था एक जर्जर पुराना लकड़ी का ठेला। ये लीजिए काका, पूरे 1500 हैं। अब से ये मेरा हुआ। ले तो जा रही है बिटिया, पर इस टूटे पहिए से किस्मत कैसे खींचेगी? लोग कह रहे हैं तू शहर का पिज्जा बेचेगी। अरे भाई, रामलाल की छोरी अब ब्रेड बेचेगी। ओ गौरी, गांव में लोग मकई की रोटी और सरसों का साग खाते हैं। ये चपटी रोटी कौन खाएगा? अरे छोड़ो भाई, शहर की हवा लग गई है इसे। यहाँ लोग नमक रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। तेरा ये विदेशी शौक कौन पालेगा? गौरी ने जवाब नहीं दिया। वो अकेले ही उस भारी ठेले को धक्का देने लगी। तभी रिटायर्ड स्कूल मास्टर जी वहां से गुजरे। उन्होंने अपना हाथ ठेले के पीछे लगाया और धक्का देने में मदद की। बेटी, गर्दन नीची मत कर। क्या तूने कभी देखा है कि जब कोई नया घर बनता है तो सबसे ज्यादा शोर उसकी नींव खोदने वाले ही मचाते हैं? मास्टर जी, सब हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं पागल हूँ। लोग हंसते उसी पर है गौरी, जिसमें कुछ अलग करने की हिम्मत होती है। तू बस ये याद रख कि तू सिर्फ रोटी नहीं, अपना सपना सेक रही है। जिस दिन इसकी खुशबू गांव की गलियों में फैलेगी, यही लोग तुम्हारे पास दौड़े आएंगे। शुक्रिया मास्टर जी, बस बापू साथ दे दें। शाम हुई, लालटेन जली, पिज्जा का बेस तैयार हुआ, घर की बनी ताजी चटनी और सब्जियां सजीं। लेकिन घंटों बीत गए, कोई नहीं आया। लोग दूर से देखते और नाक सिकोड़कर निकल जाते। रात के 9 बज गए थे। क्या बापू सही थे? क्या गांव में वाकई किसी को इसकी जरूरत नहीं? तभी एक बच्चा छोटू वहां आया। उसके हाथ में एक घिसा हुआ सिक्का था। दीदी, ये क्या है? क्या ये मीठा लगता है? नहीं छोटू, ये तीखा और चटपटा है। इसे पिज्जा कहते हैं। दीदी, मेरे पास सिर्फ 2 रुपए हैं। क्या आधा पिज्जा मिलेगा? बहुत भूख लगी है। गौरी ने एक ताजा गर्मा गर्म जंबो पिज्जा निकाला, छोटू के टेबल पर रख दिया। आज तेरा पहला दिन है और मेरा भी। ये ले, पूरा खा, पैसे रहने दे। बस कल अपने दोस्तों को बता देना कि गौरी दीदी क्या खिला रही हैं। वाह दीदी, ये तो बाजार वाली चाट से भी बढ़िया है।
अगले दिन चमत्कार हुआ। छोटू अपने 5 दोस्तों को ले आया, फिर उनके पीछे उनके माँ बाप आए। हफ्ते भर में नजारा बदल गया। जहां विक्की के ढाबे पर सन्नाटा रहता, वहीं गौरी के ठेले पर मेला लगने लगा। विक्की अपनी जीप में बैठा दूर से ये देख रहा था। ये कल की छोकरी मेरा धंधा चौपट करेगी, पिज्जा बेचेगी। अब मैं बताता हूं कि आग कैसे लगती है। बापू, देखो आज कितनी कमाई हुई। मास्टर जी सही कह रहे थे, स्वाद सबको समझ आता है। बेटी, खुशी तो है पर डर भी है। विकी के ढाबे पर आज कोई नहीं था। वो सांप है गौरी, और सांप को जब दूध नहीं मिलता तो वो डसता है। आप चिंता मत करो बापू, अब हम अपनी किस्मत खुद बना रहे हैं। मैंने ठेले को बरगद के पेड़ के नीचे अच्छे से जंजीर से बांध दिया है। गौरी चैन की नींद सो गई। उसे सपने में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दिख रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और ही शक्ल ले रही थी। रात के सन्नाटे में विक्की और उसके गुंडे हाथ में मशाल और पेट्रोल की कैन लिए ठेले के पास पहुंचे। बहुत शौक है ना इसे शहर बनने का। आज इसे सबक सिखा देते हैं। डालो पेट्रोल। भाई, ये रामलाल की फोटो भी यहाँ टंगी है, इसे हटा दे। रहने दे। बाप की तस्वीर के सामने ही उसकी बेटी की हिम्मत जलेगी तो मजा दुगना आएगा। आग लगाओ। अगली सुबह गौरी बाजार की ओर बढ़ी। उसके हाथ में ताजी सब्जियों का थैला था, लेकिन जैसे ही वो मोड़ पर पहुंची, उसे हवा में कुछ जलने की गंध आई। दूर से काला धुआं उठ रहा था। उसने दौड़ना शुरू किया। जैसे ही वो पास पहुंची, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। सामने सिर्फ काला कोयला बचा था। उसका सपनों का ठेला अब राख का ढेर था। गांव वाले चारों ओर खड़े थे, पर कोई आगे नहीं आ रहा था। गौरी पागलों की तरह राख के पास पहुंची। उसने नंगे हाथों से जलती हुई राख को हटाना शुरू किया। बेटी रुक जा, हाथ जल जाएंगे। मेरा ठेला, मेरी मेहनत सब खत्म कर दिया। तभी उसकी नजर एक अधजले कागज पर पड़ी। उसने उसे उठाया। वो रामलाल की वही पुरानी फोटो थी। गौरी के अंदर जैसे कुछ टूट गया। वो घुटनों के बल बैठ गई। बापू, देखो इन्होंने क्या किया। बापू! गांव के सन्नाटे में उसकी वो चीख गूंजती रही। दूर खड़ा विक्की अपनी अटारी से मुस्कुराते हुए सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। उसे लगा उसने गौरी का सपना मार दिया है। दोपहर का वक्त। कमरे में सन्नाटा था, जिसे सिर्फ रामलाल की उखड़ती हुई सांसें तोड़ रही थीं। ठेला जलने के सदमे ने उसे बिस्तर पर डाल दिया था। डॉक्टर ने पुराना स्टेथोस्कोप हटाते हुए गौरी की ओर देखा। गौरी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। रामलाल की हालत बिगड़ती जा रही है। सदमा गहरा है और दिल कमजोर। शहर के अस्पताल ले जाना होगा, वरना क्या डॉक्टर साहब? आप कहिए तो मैं शहर ले जाऊंगी। कितना खर्चा आएगा? कम से कम 2 लाख रुपए। दवाइयां, टेस्ट और बेड का खर्चा मिलाकर इतना तो लग ही जाएगा। 2 लाख। ये शब्द गौरी के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजा। उसके पास तो अब वो ठेला भी नहीं बचा था। तभी दरवाजे पर सरपंच की भारी जूतों की आहट हुई। सुना है रामलाल की तबीयत बहुत ढीली है। अरे डॉक्टर, कुछ कसर मत छोड़ना इलाज में। आप यहाँ क्या करने आए हैं सरपंच जी? तमाशा देखने? अरे नहीं बेटी, हम तो मदद करने आए हैं। गांव का मुखिया हूं। दुख दर्द समझना मेरा फर्ज है। ये देख, 2 लाख रुपए नगद लाया हूं। अभी के अभी रामलाल का इलाज शुरू करवा ले।
अगले ही पल सरपंच ने मेज पर कागज फैला दिए। ये कागज किस लिए? देख गौरी, मैं कोई बैंक तो हूं नहीं। ये पैसे मैं दे रहा हूं। बस बदले में ये जो आधा बीघा जमीन बची है, इसे मेरे नाम कर दे। वैसे भी अब रामलाल खेती के लायक रहा नहीं, और तू तो अब शहर की मैडम बन गई है ना? ये जमीन हमारे पुरखों की है, बापू की जान है इसमें। आप उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। फायदा नहीं, सौदा कहो। जमीन प्यारी है या बाप की जान, फैसला तेरे हाथ में है। बेटी, दे दे इसे। जमीन तो फिर आ जाएगी, पर अगर मैं चला गया तो तू और चुटकी अनाथ हो जाओगी। कागज लाइए सरपंच जी। रामलाल ने कांपते हाथों से अपनी जिंदगी की आखिरी जमा पूंजी पर अंगूठा लगा दिया। अब ले जा इसे शहर, और हां, अब इस घर के बाहर कदम मत रखना। यह हिस्सा भी अब मेरा है। सरपंच जी, आज आपने एक लाचार बाप की जमीन छीनी है, पर याद रखना, जिस दिन मैं लौटूंगी, यही जमीन, यही मिट्टी मैं आपसे वापस छीनूंगी। ये गौरी का वादा है। देखेंगे। फिलहाल तो डॉक्टर की फीस भर। रात के 2 बजे रामलाल को दवा खिलाकर गौरी बाहर बरामदे में बैठी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, आग थी। तभी दीदी, क्या हम अब कभी उस खेत में नहीं खेलेंगे? खेलेंगे चुटकी, जरूर खेलेंगे, पर अभी हमें बापू को ठीक करना है। दीदी, एक बात बतानी थी। उस रात, जिस रात ठेला जला था, मैं पानी पीने उठी थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा था। क्या देखा था तूने? सच बता। विक्की भैया और उनके 2 दोस्त, उनके हाथ में मशाल थी। वो ठेले के पास खड़े हंस रहे थे। फिर उन्होंने आग लगा दी। मैं डर गई थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। गौरी का खून खौल उठा। उसने पास पड़ी एक लाठी उठाई और विक्की के घर की तरफ दौड़ने लगी। तभी रास्ते में मास्टर जी ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही है गौरी? इस लाठी से तू सरपंच के महल को नहीं गिरा पाएगी। मास्टर जी, उसने मेरा घर जलाया, मेरे बापू की जमीन छीनी। मेरे पास गवाह है, चुटकी ने उसे देखा है। कानून सबूत मांगता है गौरी, एक छोटी बच्ची की गवाही नहीं। विक्की के पास पैसा है, पहुंच है। तू अभी जाएगी तो वो तुझे भी झूठे केस में फंसा देगा। बापू का क्या होगा फिर? तो क्या मैं हार मान लूं? वो लोग जीत गए। नहीं, अगर तुझे सच में जीतना है तो तुझे इस गांव की छोटी सोच से बाहर निकलना होगा। तुझे गांव से बड़ा बनना पड़ेगा, इतना बड़ा कि जब तू वापस आए तो ये सरपंच और विक्की तेरे सामने खड़े होने की हिम्मत ना जुटा सकें। मैं क्या करूं मास्टर जी? शहर जा। मैंने एक पुराने दोस्त से बात की है, उसका वहाँ बड़ा कैफे है। वहाँ जाकर काम सीख, पिज्ज़ा बनाने की असली कला सीख, तकनीक सीख, धंधा करना सीख। यहाँ रहकर तू सिर्फ आंसू बहाएगी। पर बापू। बापू की फिक्र मत कर, मैं और गांव के कुछ भले लोग हैं यहाँ। तू पैसे कमाकर भेजना। जा गौरी, अपनी तकदीर बदल दे। मैं जाऊंगी मास्टर जी, और जब वापस आऊंगी तो ये गांव पिज्जा के नाम से नहीं, गौरी के नाम से जाना जाएगा। वो अंधेरी सड़क पर शहर की ओर जाने वाली बस का इंतजार करने लगी। दोपहर का वक्त। गौरी एक बड़े रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। ए लड़की, कितनी बार कहा कि यहां वेटर की जगह खाली नहीं है, और तू कह रही है कि तुझे पिज्जा बनाना है। शक्ल देखी है, हाथ में मिट्टी लगी है तेरे। साहब, ये मिट्टी खेत की है, गंदी नहीं है। एक बार मेरा बनाया स्वाद चक्कर तो देखिए। मैं गांव से आई हूं, पर मेरा स्वाद शहर वालों को दीवाना कर देगा। ओ भाई, सुना तुमने? गांव की गवार अब इटालियन पिज्जा बनाएगी। चल भाग यहां से, भीड़ मत कर। गौरी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया।
तभी एक काली चमचमाती कार उसके पास रुकी। पीछे की सीट पर शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राघव सेठ बैठे थे। मैनेजर, क्या तमाशा है ये? किसी को इस तरह धक्का देना हमारे ब्रांड की पहचान नहीं है। साहब, मुझे भीख नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहिए। अगर मेरा जंबो पिज्जा आपको पसंद नहीं आया तो मैं फिर कभी शहर में कदम नहीं रखूंगी। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। मेरे निजी किचन में चलो। किचन में गौरी के हाथ बिजली की गति से चलने लगे। उसने मैदे को गूंथा और अपने साथ गांव से लाई हुई गुप्त मसालों वाली चटनी निकाली। ये स्वाद, ये तो किसी बड़े शेफ जैसा नहीं है। ये कुछ और ही है। ये रेसिपी किसकी है? ये मेरे बापू की मेहनत की रेसिपी है साहब। उन्होंने ताउम्र मिट्टी से अनाज उगाया। मैंने बस उस अनाज को ये नया रूप दे दिया। गौरी, आज से तुम मेरी पार्टनर हो। हम एक नया ब्रांड लॉन्च करेंगे, गौरी जंबो पिज्जा। 3 महीने बाद पूरा सोशल मीडिया गौरी के नाम से भरा पड़ा था। जंबो पिज्जा वायरल हो चुका था। लाखों लोग उसके आउटलेट के बाहर लाइन लगाने लगे थे। एक दिन टीवी इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने पूछा, गौरी जी, फर्श से अर्श तक का ये सफर, आपकी इस अपार सफलता का राज क्या है? मेरी सफलता का राज वो आग है जो कुछ महीनों पहले मेरे गांव में लगी थी। उसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। 3 आलीशान काली गाड़ियां धूल उड़ाती हुई गांव में दाखिल हुई। सबसे पहली कार से गौरी उतरी। बेटी गौरी, हमें पता था तू नाम रोशन करेगी। पुरानी बातें भूल जा। आखिर हम सब एक ही गांव के हैं। गांव? सरपंच जी, जब बापू का अंगूठा लगवा रहे थे तब गोवन याद नहीं आया? ज्यादा हवा में मत उड़। 2 पैसे क्या कमा लिए, हमें आग दिखाएगी? यहाँ आज भी मेरा राज चलता है। राज? विकी, राज अब कागजों पर चलता है। मास्टर जी, वो फाइल लाइए। सरपंच जी, आपकी वो आधी जमीन जिस पर आपका ढाबा खड़ा है, उसे मेरी कंपनी ने बैंक से नीलामी में खरीद लिया है। अब ये जगह मेरी है। तू हमसे बदला ले रही है? नहीं विकी, मैं सिर्फ हिसाब बराबर कर रही हूँ और हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। मास्टर जी, वो दिखाइए जो कैमरा ने रिकॉर्ड किया है। रात का अंधेरा था। विक्की और उसके दोस्त पेट्रोल डालते हुए साफ दिख रहे थे। विक्की का चेहरा कैमरे में कैद था। पूरा गांव सन्न रह गया। उस रात जो भी हुआ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। विक्की, सीसीटीवी के जमाने में तूने सोचा तू बच जाएगा? पुलिस ने विक्की को हथकड़ी लगा दी। बेटी, आज तेरी माँ स्वर्ग से देख रही होती तो उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती। तूने सिर्फ मेरा खेत नहीं बचाया, मेरी इज्जत बचा ली। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम अगली कहानी में आपका नाम किसी किरदार में डालें, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना मत भूलना।